नमस्कार, मैं हूँ कीम शाह। उभरता गुजरात के कार्यक्रम जीना इसी को कहते हैं मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर किरण कंसारा जी, जो एक सोशल वर्कर है और राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़े हैं। तो आज हम उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो आइए चलते हैं उनकी कहानी सुनने के लिए। वेलकम टू अवर शो मिस्टर किरण कंसारा जी। तो दर्शक आज आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आशा है कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। श्योर। तो चलिए आज हम आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि आप अपने जिंदगी की शुरुआत कैसे की है और कहाँ से की है। धन्यवाद। उभरता गुजरात में जिस तरीके से आज मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मैं उभरता गुजरात के डायरेक्टर का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पहले आप मेरे जीवन की जो कहानी और मेरे जीवन की जो सफलता और विफलता के बारे में जानना चाहते हैं और पब्लिक भी जानना चाहती है, उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत हुई अपने एजुकेशन से करते हैं। मेरी एजुकेशन है, मैं बीकॉम पास करने के बाद मैंने एमकॉम पार्ट 1 किया, उसके बाद मैंने एमकॉम पार्ट 2 भी किया, मगर एमकॉम पार्ट 2 में मैं फेल हो गया। मेरा जो एजुकेशन कैरियर के साथ उसके बाद मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका, इसलिए कि मेरी जो घर की परिस्थिति और घर के जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से मुझे 10th में जब मैं था तब से मुझे जॉब करने की शुरुआत कर दी थी मैंने। तो जॉब और पढ़ाई दोनों साथ चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी पढ़ नहीं सका या काफ़ी मार्क नहीं लाया। फिर भी मैंने जितनी भी पढ़ाई की उसमें मैंने फर्स्ट क्लास पास किया है। तो अगर मैं जॉब नहीं करता तो मुझे लगता है डिस्टिंक्शन से भी ज़्यादा मार्क मिल सकते थे। ये मेरी एजुकेशन लाइफ थी। जॉब के लिए मुझे जब भी जाना पड़ता था तो मुझे पढ़ाई के बारे में सब मेरे जो टीचर्स थे वो भी बोलते थे कि तेरी गैरहाजिरी रहेगी, ये रहेगा। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि सर जी, मैं किसी भी हालत में मैं पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे जॉब करनी पड़ती है। इसकी वजह से मैं स्कूल में मैं हाज़िर नहीं रहूँगा, तो मुझे क्षमा कर देना। तो उन आचार्य और शिक्षकों का मेरे पर 4 हाथ थे, उसकी वजह से मैं नौकरी भी कर सका और मैं सफल भी हुआ। और मैं 10th के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 61% फर्स्ट क्लास लेवल में पास कर चुका हूँ। जॉब में मैंने जो शुरुआत की, मेरे छोटी कैरियर से मैंने फर्स्ट सैलरी जो थी वो 50 रुपया थी। उसमें 50 रुपये में मैं घर भी चलाता था और मेरा खुद का खर्चा भी कर रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा सैलरी भी बढ़ती गई और अलग अलग जॉब भी करता रहा। मेरी फर्स्ट जॉब फिर उसके बाद जो मिली वो मेरी अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है जो नई आने वाली थी, उसके सेल्स ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर आरजे कंपानी, उनके साथ मेरा परिचय हुआ। वहाँ से मेरी बिजनेस लाइन में यानी जॉब के बारे में शुरुआत हुई। उनमें मुझे कहा गया कि आप मार्केटिंग करिए, तो मैंने मार्केटिंग शुरुआत की। उस टाइम में जो मार्केटिंग जो शब्द था वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में नहीं था, क्योंकि सीमेंट जो बिक रहा था वो फ्रीशेल नहीं था, लेवी सीमेंट था, जो सरकार का कंट्रोल था। सरकार का कंट्रोल के हिसाब से रेशन कार्ड पे सीमेंट मिल रहा था। तो उस टाइम में डी कंट्रोल हुआ। डी कंट्रोल का मतलब होता है फ्रीशेल सीमेंट। तो उसमें पहली सेल्समैनशिप मैंने की और मैं मार्केटिंग में अंबुजा सीमेंट में जुड़ा। उनके साथ बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरी ज़िंदगी भी उसी आरजे कंपनी की वजह से मैं आज जी सकता हूँ और उसमें जो भी सॉल्यूशन आता है उनकी वजह से मैं आज सॉल्व भी कर सकता हूँ। इतना कुछ सब कुछ सीखा हुआ है। मैं अंबुजा सीमेंट में जो मार्केटिंग में जो सीखा है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी प्रोडक्ट नहीं आई थी, सीमेंट बना भी नहीं था। उसके पहले हमने 1 साल पहले मार्केटिंग किया था कि सब जगह पे गुजरात में डीलर बनाए और डीलर बनाने के बाद हम मार्केट में सीमेंट बेचेंगे।
तो मैंने सौराष्ट्र रीजन मैंने संभाला था। सौराष्ट्र रीजन के अंदर मैंने शुरुआत में ही जो फर्स्ट डीलर बनाने के बाद मैंने 134 डीलर बनाए थे, जो विथ डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट 25,000 थी पर डीलर, और उसके बाद जो सिटी एरिया में आते हैं तो उनको 50,000 डिपॉजिट के तौर पर लिया जाता था। इस तरीके से मैंने डीलरशिप की शुरुआत कर दी। जब माल बेचना शुरुआत किया तो माल भी बेचने में मेरा नंबर 1 आया। मगर साहब की जो थियरी थी कि गुजरात में हर कोने में सीमेंट जाना चाहिए, तो हमारा एक जामनगर मार्केट जो था, वो जामनगर मार्केट में एक भी सीमेंट की थैली अंबुजा नहीं बिक रही थी। तो एक दिन आरजे कंपानी साहब मेरे साथ सौराष्ट्र की टूर में थे, तो मुझे बोला कि किरण कुछ खूंच रहा है। मैंने बोला क्या खूंच रहा है सर? बोले जामनगर में आज तक अभी तक एक सीमेंट की बोरी नहीं बिकी है, तो हम कैसा करेंगे? तो मैंने बोला कि सर वो भी मैं कर सकता हूँ, आप मेरे को आज्ञा दीजिए, आपका जो टारगेट है मैं पूरा करूँगा। तो ठीक है, तुझे आज 1 महीने तक घर पे नहीं जाना है और आज से ही तू जामनगर में रहने की शुरुआत कर दे, और जामनगर में जब तक वहाँ डीलर नहीं बन जाता है तब तक ऐसा सोचना कि तुझे जाना ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं शुरुआत कर देता हूँ। मैंने जामनगर में रहना शुरू कर दिया गेस्ट हाउस में। फिर वहाँ जो डीलर जो थे, वहाँ 2 ब्रांड चलती थी, एक एसीसी और दूसरी हाथी सीमेंट, क्योंकि वहाँ सीमेंट यानी एसीसी ही सब गुजरात में जानते थे। तो वो मार्केट गढ़ था, तो हम वो तोड़ नहीं सकते थे, और ब्रांड हमारी नई थी, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए। मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने बोला चलो डीलर नहीं है तो ठीक है, मैं डायरेक्ट मार्केट में सीमेंट सेल करूँगा। उस तरीके से मैंने इरविन हॉस्पिटल रोड जो है वहाँ डेवलपिंग हो रहा था, वहाँ सोसाइटियाँ बन रही थी, तो मैंने हर एक सोसाइटी के जो ऑनर्स है उसको मिला, मैंने अंबुजा के बारे में बताया। अंबुजा सीमेंट ऐसी है, अभी सब जगह पर डीलर बन गए, खाली हमारा जामनगर बाकी है, इसलिए मुझे डायरेक्ट सेल करना पड़ता है। आप बोलेंगे तो मैं 200 बोरी आपको डायरेक्ट मैं भेज सकता हूँ, 200 बोरी से कम नहीं भेज रहा हूँ। तो उस तरीके से मैंने 200 बोरी से लेकर 1000 बोरी पहले महीने मैंने बेची, दूसरे महीने में 5000 बोरी तक गया। इस तरीके से मेरी अंबुजा सीमेंट जो बिकने की शुरुआत जामनगर में हो गई, तो डीलर लोग सोचने लगे कि अगर ये आदमी या कंपनी अगर डायरेक्ट सेल करेगी तो हमारे पर भी सब लोग इंक्वायरी तो करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, कि भाई ये माल बिक रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो हमने डीलरों के पास, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थी डीलर के पास कि कौन से डीलर अच्छे हैं, मगर हमारे सर ने ऐसा बोला था कि महावीर गैस एजेंसी जो है, जो गैस एजेंसी के साथ इसी सीमेंट का डीलर है, जो महीने 1000 टन का माल बेच रहा है, अगर वो आता है तो ही डीलरशिप वहाँ देनी है, वरना नहीं देनी है, ये भी उनकी शर्त थी। तो मैंने देखा कि एसीसी सीमेंट जो महावीर गैस एजेंसी वाला कहाँ बेच रहा है, वो सब जगह पे डायरेक्ट मैंने सेल शुरू कर दिया जाने का, क्योंकि वो भी 10 पैसे मुनाफा करके बेच रहा था, तो मैंने डायरेक्ट भाव से डीलर मार्जिन के बिना सेल करना शुरू कर दिया। उस तरीके से मैंने जो माल बेचा वो तीसरे चौथे महीने में मैं 100 टन 200 टन इस तरीके से मैं 1000 टन तक पहुंच गया। तो लोग घबरा गए। तो महावीर गैस एजेंसी वाले ने मुझे बुलाया, बोले मुझे एजेंसी लेनी है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से मुझे बताइए। मैंने बोला आपको 5 लाख रुपए का गारंटी देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का चेक लेना पड़ेगा, और जो भी माल आएगा वो उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप अगर तैयार है इस तरीके से करने के लिए, तो मैं हमारे आरजे कंपनी और जो सेल्स मैनेजर है गुजरात के, उनके साथ मैं मीटिंग करा सकता हूँ। बोले बोल दो, मैं तैयार हूँ। हमारी मीटिंग हुई राजकोट के अंदर, होटल के अंदर, 5 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर। वहाँ सब जनरल मैनेजर आरजे कंपनी साहब वगैरह थे, और महावीर गैस वाले कीर्ति भाई को मैंने बुलाया, उनसे इंट्रोड्यूस किया, और साहब को बोला कि अभी कीर्ति भाई महावीर गैस एजेंसी वाले अपने साथ जुड़ने वाले हैं, तो आप ये उनका 1 लाख का चेक लीजिए, और जो बैंक गारंटी 5 लाख की जो है वो भी आप ले लीजिए। तो सबने तालियों से बोला किरण वेल डन, यू आर डन गुड। तो ये मेरी पहली शुरुआत थी कि जो मैंने अपने बलबूते पर, अपने विचार से एक कंपनी का काम मैंने खुद ने ऐसा किया कि मेरी खुद की कंपनी है, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये मेरी एक शुरुआत थी, जो मैं आप दर्शकों को भी बताना चाहता था कि आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, मगर उसके पीछे दौड़ते रहिए। मेरा राजनीतिक संघर्ष में इससे हुआ कि
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे टांटियाँ खींच करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, उसका भी मुझे सामना करना पड़ा। मेरे जिन जिन लोगों को, गुजरातियों को पार्टी में जुड़ रहा, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को झगड़ा कराने की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष की रही। उस तरीके से मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं कोई पार्टी में जुड़ूँ ही नहीं, जो भी पार्टी में काम कर रहे हैं उसको करने दो, क्योंकि हमारा काम है पार्टी को आगे बढ़ाना, नहीं कि तोड़ना और नहीं कि एक दूसरे से झगड़ा कराना। अगर पार्टी के अंदर रहते हैं तो दो आदमी इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, दो अकेले आदमी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी विचारधारा में ये मेरा पहला पॉइंट था, जिसकी वजह से मेरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रही थी। तो ये मेरा संघर्ष 2-3 साल तक चला। मैं हमेशा ऐसा कहना चाहता था कि हम गुजरात के जो भी गांव हैं उसमें डेमो करिए, उसमें एक आंदोलन के तौर पे हम काम करें तो कोई न कोई पार्टी से जुड़ेगा। क्योंकि देखो, ये पार्टी हिंदी भाषी की है, तो हिंदी भाषी लोग तो जुड़ते हैं और वो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश में कनेक्टेड है। तो मेरा मतलब ऐसा था कि गुजरात में अगर आपको राजनीति करनी है तो गुजरातियों को ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा। अगर गुजराती ज़्यादा नहीं आएंगे तो हमको तकलीफ पड़ेगी, पार्टी चला नहीं सकते, क्योंकि पार्टी में वोट नहीं देंगे। गुजराती तभी आपके साथ जुड़ेंगे जब उनके साथ गुजराती आदमियों का डेवलपमेंट होगा, गुजरातियों ज़्यादा उनके साथ टच में आएंगे तब जुड़ेंगे। तो ये मेरी जो विचारधारा और जो मेरे जो लुक्स थे वो उनको पसंद नहीं थे, इसकी वजह से ये मेरा संघर्ष चलता रहा। इसकी वजह से मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। किरण जी, आप अपने डेली रूटीन लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मेरी डेली रूटीन में अभी ऐसा है कि मैं पहले बिजनेस भी करता था और साइड में मैं पॉलिटिक्स में भी काम करता रहा। बिजनेस में मेरा काम धीरे धीरे कम होता गया और पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता गया समय। तो मेरे घर की मैं बात करूं तो मेरे घर में मेरी मिसेस भी कॉरपोरेशन में है जो जॉब करती है, तो उसको भी पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है। मैं भी पूरा दिन बाहर रहता हूं और काम करता रहता हूं। मेरे बच्चे लोग भी जॉब करते हैं, वो भी बाहर रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पूरा दिन बाहर रहने से मेरा घर का जो अटैचमेंट है वो कम होता जाता है, क्योंकि मैं शाम को या रात को ही मिलता हूँ। तो कभी कभी मेरे बच्चे से भी नहीं मिल सकता हूँ, कि बातचीत भी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी 2-3-4 दिन हो जाता है, क्योंकि उनकी भी जो जॉब है उसका पीरियड कभी सुबह की होती है, कभी शाम को भी होती है। तो इस तरीके से भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, मगर मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं हमेशा मेरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहा। बहुत कुछ जान लिया है हमने किरण कंसारा जी के बारे में, लेकिन हम आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। उबरता गुजरात कार्यक्रम जीना इसे कहते हैं में आप सबका स्वागत है। तो आइए अब किरण कंसारा जी के पास वापस लौटते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। तो किरण कंसारा जी, बताइए कि आप राजनीतिक जीवन के अलावा और कौन सी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हैं? ये आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि राजनीति, एक अकेली राजनीति के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अलग अलग संस्थाओं के साथ जब जुड़ते हैं तो आपको सामाजिक जीवन पे सामाजिक असर करती है और समाज में आप कितना योगदान दे सकते हो वो भी आधार रहता है। मैं सबसे पहले मैं हमारे जो कंसारा समाज है और समाज में समस्त कंसारा समाज का मैं आज की तारीख में उप प्रमुख हूँ 3 साल के लिए। अगर दूसरा इलेक्शन आएगा तब की बात अलग है। उसके साथ साथ मैं मानव अधिकार सुरक्षा संघ, जो फिल्म अभिनेता श्री विवेक ओबेरॉय है,
उनकी जो संस्था है उसमें मैं गुजरात प्रदेश का प्रमुख हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसमें हूँ। तीसरा हमारा राष्ट्रीय हित रक्षक परिषद समिति है, जिसमें भाजपा के सिवा गुजरात के जितने भी पक्ष काम कर रहे हैं वो पक्ष का एक गठन है। और वो गठन में हम वो काम करते हैं कि समाज में कौन से प्रश्न हैं उसका हम आंदोलन के तौर पर काम शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ईवीएम बैंड करना, ईवीएम का सबसे बड़ा विरोध हमारी संस्था ने किया है पूरे गुजरात के अंदर, वो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था। तीसरा राष्ट्रमंच करके जो हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो भी संस्था वही काम कर रही है कि जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यू को सबके पास पहुंचाने के लिए, प्रसार करने के लिए भी काम करते हैं। तो इस संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको इस संस्थाओं में मेरा क्या क्या योगदान रहा वो भी मैं थोड़ी बात बताता हूँ। हमारे समाज की बात करें तो मैं समाज में भी इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि जहाँ हमारा जो गुजरात के अंदर अनामत के लिए हमारा नाम नहीं है, हमको अनामत नहीं मिले, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो समाज में सब बहुत पिछड़े लोग भी हैं जिसको अगर अनामत मिल जाती है तो अनामत मिलती है तो उसको लाभ भी मिलेगा। अगर बच्चे हैं जो पढ़ते हैं तो उसको भी का अनामत से जो भी फ़ायदा होगा उनको होगा। उस तरफ ध्यान देते हुए हमने और हमारे समाज ने थोड़ी शुरुआत कर दी थी। तो उसके लिए भी हम लोग जाते रहते थे, हमारे समाज के प्रमुख वगैरह भी उनके साथ में अवश्य जाता रहता था। बीच में ऐसा हुआ कि ये जो हमारी अनामत विरोधी आंदोलन की जो शुरुआत थी उसमें ब्रेक लग गई, क्योंकि सरकार ने जो एक बात ऐसी कही कि ये लोग जो ज्ञाति है वो बिन अनामत में आ जाएंगे, एक ज्ञाति है अनामत में आ जाएगी। तो उसमें 69 जाति ऐसी थी कि जिसमें हम आ गए थे, ना हम अनामत में भी थे ना हम बिन अनामत में भी थे। तो उसके लिए भी हमारी रजूआत हो रही थी। फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करनी बाकी थी। उसके लिए जो सामाजिक तौर पे जो काम करते हैं तो उनको भी मिलना था। तो मैंने हमारे प्रमुख को बोला कि चलो हम वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके उनसे भेंट की, उन लोगों के साथ मेरी भी मुलाकात हुई। हमने भी हमारे प्रश्न रखे कि भाई हमारी ज्ञाति को कौन सा डिजिग्नेशन देते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे को भी कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने बोला कि 69 जाति जो बिन अनामत है उसमें आपका समावेश करते हैं, तो आप अनामत की बात भूल जाइए। उस तरीके से हम फिर से भी जनरल कैटेगरी में आ गए। तो वही जो हमारा जो पुराना प्रश्न था आज भी उपस्थित है और वही भी चर्चा हमारे समाज में अभी हो रही है। दूसरी कि जो मैं मानव अधिकार सुरक्षा संघ में जो गुजरात प्रदेश के प्रमुख के तौर पर जो काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरे गुजरात की है और गुजरात में मैं काम कर रहा हूँ और सभी जगह पे मेरे कार्यकर्ता भी है और मेरे संस्था से जुड़े हुए लोग भी है। मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में आज की तारीख में मेरे साथ सिटी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी ये संस्था में मेरी जो टाइप है 6 से 7 NGO के साथ, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी आ जाता है और अलग अलग NGOs भी है जो समाज के लिए काम करती है। और समाज में हर एक एरिया में जाके हम लोग जो काम करना चाहते हैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, वो भी हम काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण तौर पर मैं एक बताऊं कि जैसे वटवा एरिया है तो वटवा के अंदर हम कोई भी एक सोसाइटी पकड़ते हैं, उस सोसाइटी में हम 50 से 100 महिलाएं इकट्ठी करते हैं। उन महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हमने टाई अप किया है गुजरात पुलिस की 181 जो महिला हेल्पलाइन है उनके साथ, संस्था के साथ। दूसरा लोकल जो पुलिस स्टेशन होती है उसमें जो सी टीम होती है पुलिस की महिला की, उस महिला सी टीम के साथ किया हुआ है। और वो पुलिस स्टेशन की जो महिला PSI होती है जनरल कैटेगरी की, उनके साथ हमने टाई अप किया है। और तीसरा हमने इक्विटा बैंक्स जो है, इक्विटा बैंक्स जो स्मॉल फाइनेंस करती है, जिसको 5,000 से लेकर 25,000 तक फाइनेंस करती है, जो धंधा करना चाहती है महिला उसको भी वो फाइनेंस करते हैं। इस तरीके से हमने एक पूरा टाई अप किया हुआ है और हर जगह पे हम कार्यक्रम रखते हैं और महिलाओं को समझाते हैं कि हम क्या करते हैं। मानव अधिकार का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है मानव अधिकार के साथ कि हर एक गुजरात के सिटीजन्स को प्राथमिक सुविधा का जो लाभ है
वो मिलना ही चाहिए। तो वो लाभ उनके साथ पहुंचाने के लिए भी हम साथ साथ में काम करते हैं। हमारे साथ जो दूसरी संस्थाएं हैं, वो जो गुजरात गवर्नमेंट जो लाभ देती है, विधवा पेंशन है, फिर महाकार्ड है, दूसरा जो भी फ़ायदा होता है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम महिलाओं और पुरुषों को क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और वो लाभ लेते कि नहीं, वो भी हम उनको जानकारी देते हैं। हम इस तरीके से जितने भी कार्यक्रम किए, मैं उसका तारण मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर महिलाओं को ये मालूम नहीं है कि 181 संस्था जो है वो भी चल रही है। तो उसका हमें प्रसार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सबको मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज के माहौल में रेप के केस बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको उनके पास जाने के लिए और उनको बताने के लिए हम तत्पर है कि भी आप इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए, आप डरिए मत, आप पुलिस आपके साथ है, आपके साथ हम कोई भी काम ऐसा नहीं होने देंगे जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। और हम जो भी करेंगे, जो काम वो लीगली नहीं करेंगे, मगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप कहाँ पर है, किस तरीके से। और जो भी आदमी के ऊपर आपने फरियाद किया है उसको भी हम बुलाएंगे, हम काउंसलिंग करेंगे। इस तरीके से हम हमारा जो काम है वो करना चाहते हैं। तो किसी को भी न्याय मिले और जब वो ज़बरदस्ती नहीं मिले, कोर्ट में नहीं जाए, दोनों परिवार जो है खुशी से आगे बढ़े, वही हमारा तरीका होता है कि जिसकी वजह से महिला सुरक्षित रह सकती है और महिलाओं को हिम्मत भी मिल सकती है। इस तरीके से हमारा कार्यक्रम हर एक संस्थाओं के साथ रहता है। हमने जो बताया, राष्ट्रीय हित रक्षक परिषद जो है उसमें एक्स MLA और एक्स MP तक के जो पदाधिकारी जो पहले थे, जो संस्थाओं से जुड़े थे, कांग्रेस से, NCP से, कि कोई भी जगह से, समाजवादी पार्टी से, वो लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा वहाँ भी एक लीगल सेल है, उसमें भी वही चर्चा करते हैं कि भाई EVM जो है उसमें गड़बड़ होती है, आज की तारीख में भी होती है, पहले भी हुई थी। उसका जो EVM में गड़बड़ की जो पहली एक सुप्रीम कोर्ट में जो मुहिम डाली थी, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील की थी कि EVM में गड़बड़ होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने बताया था कि भी अगर होती है तो कैसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से इसका निराकरण हो सके, क्योंकि EVM तो होगा ही होगा, अभी बैलेट पेपर नहीं आ सकता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बोला कि हम एक जैसे ATM में हम कार्ड डालते हैं, फिर पैसा निकालने के बाद जो चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी मिले तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई इतना पैसा निकला, अगर नहीं निकला है तो क्या हुआ, तो हमको रिकॉर्ड के तौर पे मालूम पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था, मगर उसके बाद उसका अमल नहीं हुआ। मगर EVM में हमको खाली एक मतदान करते तो दिखाई देता है कि भाई आपने भाजपा को वोट दिया या कांग्रेस को दिया, फिर बाद में वो निकल जाता है और टाइप होके वोट दूसरी जगह पे पड़ जाता है। उस तरीके से उसमें सिस्टम है। तो ये जो कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि प्रिंटर अलग जगह पे है, आपने वोट जो डाला है वो उस जगह पे अलग भी है। तो हमने ये पूरा एक कंप्यूटर बनाया, वे EVM बनाया। वो EVM को लेकर हम लोग जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है शिवसेना के, उससे भी मिले। शिवसेना के साथ साथ हम NCP के जो शरद पवार जी हैं उनसे भी मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी जी से, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी है, उनसे भी हमारी भेंट हुई। हमने भी उनको बोला कि इस तरीके से हो रहा है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से भी हमारी भेंट हुई, उसमें भी हमने इस तरीके से चर्चा की। सब लोग मानते हैं कि EVM में गड़बड़ होती है, मगर कोई पार्टी आगे आने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आंदोलन करने के लिए तैयार हो। फिर भी हम निराश नहीं हो रहे, हम हमारी तरफ से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप किरण कंसारा जी जनता के लिए। अच्छा, तो चलिए आप ये बताइए कि आपके घर परिवार में और कौन कौन है और उनसे आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? मेरे घर परिवार में एक मेरी मिसेस है, मेरे दो लड़के भी हैं, मेरी बहू भी है। वो लोग, मेरी बहू जो है वो टीचर है। मेरा जो बड़ा लड़का है वो इंटास फार्मास्यूटिकल में एग्जीक्यूटिव HRD डिवीज़न में है। मेरा जो छोटा लड़का है वो पेट्रोलियम इंजीनियर है, प्रोजेक्ट के इंजीनियर के तौर पे वो दिल्ली में काम कर रहा है। तो मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ कि जो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर सामाजिक सेवा कर रहा हूँ।
तो मैं जनरली फ्री रहता हूँ, ये लोग सब बिज़ी रहते हैं रूटीन में, उन लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा बहुत कम हो जाता है। मैं एक बात कहना भूल गया कि आपने जो सामाजिक सवाल जो लिया तो उसमें एक बात बोल दूं कि मैं जब जॉब कर रहा था तो उस टाइम की जो बात है, मैं 86 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ना तो मोबाइल था ना पेजर था, खाली टेलीफोन सेवा थी। वो भी आपको फ़ोन करना है तो आपको सीटीओ में जाना पड़ता है, सीटीओ टेलीग्राफ ऑफिस में, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हो। तो उस ज़माने में मैं कंपनी में जो काम कर रहा था इतना बिज़ी रहता था कि मैं परिवार के लिए कोई टाइम निकाल नहीं सकता था। मेरा जो पहला लड़का जो है उसका जन्म हुआ, उसके 7 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर पे लड़का हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैं निकला उसी रात को यानी सुबह मेरे वहाँ लड़का आया। मगर क्योंकि मेरा तो घूमने का था इसलिए कहीं ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ वो मैसेज भी डाल सके कि भाई किरण तू घर पे आ जा। तो ये भी मुझे तकलीफ़ हुई, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि मैं उस टाइम पे मैं हाज़िर नहीं था जो मेरा लड़के के जन्म के साथ मेरी मिसेस के साथ रहना चाहिए। तो ये खास बताने की ज़रूर है मेरे को। दूसरा कि परिवार अगर साथ नहीं देता है तो आप राजनीति नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा रहा है और मुझे सपोर्ट करता रहता है। मेरी मिसेस भी आज मुझे कहीं पर भी कैसी भी तकलीफ़ हो या कोई भी बात हो, अगर मुझे सुबह जल्दी जाना है तो मुझे सीरा बना के या कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती है, कहीं मेरे को भूखे पेट नहीं देती है। बोले तू पूरा दिन घूमेगा, ये करेगा, भूख लगेगी तो बाहर का मत खा, अगर घर का एक बार खा लेता है तो आपको थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी और आगे काम कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी मिसेस भी मुझे सपोर्ट करती है। तो अगर फैमिली आपके साथ है तो आपको किसी के साथ काम करने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी ये जो पूरी कैरियर है, जो पढ़ाई से लेकर आज तक की, उसमें मैंने बहुत संघर्ष किए, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ घुमा भी है, गंवाया भी है। गंवाने में मैंने मेरे फैमिली के साथ जो रहना है वो मैं नहीं रह सका इतना टाइम, तो उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को किस तरह से बैलेंस करते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं घर में समय बहुत कम दे सकता हूँ, इसलिए मुझे वो भी तकलीफ़ हो रही है कि मैं घर में किस तरीके से उनको हेल्प करूँ या उनके साथ बिताऊँ। मगर फिर भी मैं जो भी प्रसंग होते हैं उस प्रसंग में मुझे एडवांस में मेरी मिसेस बता देती है कि भाई इस तरीके से ये प्रोग्राम आ रहा है तो आप उस टाइम पे कोई भी प्रोग्राम मत रखिए और मत जाइए। तो उस तरीके से मेरा एडजस्टमेंट करके मैं परिवार में और जो भी कार्य रिवाज होता है, सामाजिक काम होता है, उसमें मैं समय देता हूँ और मेरा योगदान देता हूँ। आप इस बार इलेक्शन में उम्मीदवार में नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनना चाहते हैं या जनगण पार्टी की ओर से? नहीं, मैं आपको एक बता दूं कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि एनसीपी से मैंने अभी 2 दिन पहले ही रिज़ाइन कर दिया है। मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा वटवा वार्ड से, वो मेरा फिक्स है। मेरा वहाँ कामकाज भी शुरू हो गया है, मेरे अंडर में जितने भी लड़के लोग हैं उनके साथ बातचीत भी हो गई है, मगर अभी वो फाइनल नहीं किया है मैंने कि कौन सी पार्टी से जुड़ूंगा या कोई पार्टी के साथ रहकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। शायद मैं अपक्ष ही चाहता हूं कि लड़ूं, क्योंकि इसमें मैंने जो सर्वे किया उसमें एक दिक्कत मुझे और आ रही थी कि आप उसी पार्टी से जुड़िए तो जो हिंदुत्व के वोट दे सके। तो मैंने बोला मेरा एक एम ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूंगा नहीं, तो वो तो सवाल ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपक्ष में तौर पे लड़ूंगा, तो मेरा कोई पार्टी बैनर नहीं लगेगा कि ये हिंदुत्व में है या मुस्लिम में है, कोई भी वो नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही देखते हैं कि जो वोट करने वाले हैं वो हिंदुत्व के वोट पे ज़्यादा तौर देते हैं। तो ये मुझे सोचना पड़ा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो बंधारण है वो सर्वधर्म समभाव है, तो उस तरीके से हमको जाना चाहिए। मैं भी भारत के संविधान को मानता हूँ, इसीलिए मेरी जो 12 साल से जो राजनीति है वो भी वही रही। मगर जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो डिवाइड एंड रूल करके जो विभाजन करती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो मत
मतदार के पास जाते हैं तो अवश्य उनका सामना करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। उनके साथ उनके जो सवाल है वो जवाब भी देने में कई बार तकलीफ भी होती है। तो ये सब सोचते हुए मैं इस बार ये सोच रहा हूँ कि शायद मैं अपक्ष लड़ूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है मिस्टर किरण कंसारा जी की, तो आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। उभरता गुजरात कार्यक्रम जीना इसे ही कहते हैं में आपका फिर से स्वागत है। तो लौटते हैं किरण कंसारा जी के पास में। तो आपका अगला सवाल है, ये बताइए कि दोस्ती की मिसाल का मतलब आपके जीवन में क्या है? दोस्ती का मतलब होता है कि कोई भी आदमी को किसी भी हालत पे जब वो टूट जाता है तो वही दोस्त उसके साथ आके उसको सांत्वना देता है या कहीं किसी भी रूप में वो मदद कर लेता है और वो आदमी सक्सेसफुल होता है कि भाई इस तरीके से जो मदद मिली है वो उनको मिलनी चाहिए। तो दोस्ती का मतलब दूसरा मैं आपको समझा दूँ कि सुदामा और कृष्ण, भगवान कृष्ण के पास बहुत कुछ धन था, बहुत कुछ था, मगर सुदामा के पास कुछ भी नहीं था। जब सुदामा कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए तो उनको मिलने के लिए कुछ ना कुछ वो लेकर जाना चाहते थे, तो वो क्या लेके जाए, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। सुदामा ने तांदुल की भाजी एक कोथली में डाल के रखा था साथ में और निकल पड़े थे। पाँव में जूते भी नहीं थे, वैसे ही निकले। फिर वहाँ महल में जाके जब बोला कि कृष्ण को समाचार दीजिए गेट वाले को कि भी मैं आया हूँ, जैसे ही कृष्ण भगवान को समाचार मिले तुरंत रुक्मणी और सबको छोड़कर दौड़ते हुए ऐसे गेट पर गए और गेट से उनको भेंट किया और वहीं से लेकर साथ में जब महल में गए, वो जो तरीका जो है वही बताता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोस्ती होता है, हमारा उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ब्लड रिलेशन तो जिसके साथ होता है उनके साथ तो हमारा सहयोग रहेगा ही, हमारी हमदर्दी भी रहेगी, मगर जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है वो हमारे साथ ज़िंदगी में जब आता है तो कुछ ना कुछ हमको देके जाता है, वही हमारा सच्चा संबंध होता है। मैंने एक बात ये सीखी है कि जहाँ जहाँ मैंने जॉब किया है और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वहाँ मैं हर एक के साथ संबंध हमेशा रखता हूँ, चाहे दोस्ती का हो चाहे किसी भी तरीके से हो। मैं वहाँ फुल स्टॉप नहीं रखता हूँ, वहाँ अल्प विराम रखता हूँ। कहीं ना कहीं वो आदमी भविष्य में आके कहीं ना कहीं कोई मुझे मिल जाए तो मेरी उसके साथ आँख मिलने की भी हो सके तो मिला सकूँ। तो ये दोस्ती इसीलिए इसी तरह से चलनी चाहिए। मैं मेरे बच्चों को भी और सभी लोगों को यही सिखाता हूँ कि रिलेशन किसी के साथ बिगाड़ने का नहीं, आप रिलेशन मेंटेन करते रहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जिंदगी और मृत्यु के बीच में किसको चुनेंगे? ये सबसे बड़ा कठिन सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़िंदगी और मौत, वो राजेश खन्ना का डायलॉग है, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तो वही मैं जो चुनूँगा तो मैं जन्म चुनूँगा। जन्म इसलिए कि भगवान को अगर जन्म लेना है तो माँ की कुख में ही लेना पड़ता है, वो वैसे नहीं मिल सकता है। तो जन्म जो है वो जन्म के समय में आपको थोड़ा डीप में ले जाऊँ तो जो माता होती है, माता 9 महीने तक एक गर्भ रखती है, उसको बहुत सहन करना पड़ता है, फिर भी वो सहन करती है क्योंकि जो आने वाला समय है वो उसके लिए जो पति पत्नी का कोई अंश है वो आने वाला है, तो वो उसी लिए वो सहन करती रहती है। फिर भी जब डिलीवरी का समय होता है तब जो पीड़ा होती है वो पीड़ा वही जानती है जो माता जन्म देती है बालक को।
तो उसके बाद जैसे ही बालक का जन्म होता है बच्चे का, तब आप समझ सकते हो कि जो खुशी वही माँ को तुरंत ही बदल देती है जो पहले दर्द में थी। तो ये जो प्रसंग है वो भगवान भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से माँ है कि जो कभी दर्द भी सहन करती है, कभी खुशी भी सहन करती है। तो उनके लिए भी उनको जन्म लेना पड़ता है, इसलिए मैं जन्म को ज़्यादा चुनूँगा। आप राजनीतिक कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना चाहोगे? राजनीति की जो कुर्सी है, अभी तो मैं कॉरपोरेशन तक ही सीमित समझूंगा, क्योंकि मैं कॉरपोरेशन से अभी आगे गया नहीं हूँ। अगर मैं जो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, हमारा जो वटवा वार्ड है वहाँ काउंसिलर की जो चुनाव होने की तैयारियाँ चल रही है, तो वहाँ के जो जनता के जो प्रॉब्लम्स है, जो प्राथमिक सुविधा के प्रॉब्लम्स है, रोड रास्ता है, गटर पानी है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाग बगीचा है कि नहीं, वहाँ शादियों के लिए वहाँ जो सुविधा होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, तो बाग बगीचा से लेकर एक हॉल भी होना चाहिए, वो हॉल बनाने की कोशिश करो। वटवा के अंदर एक हमारा जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है, वो रेलवे स्टेशन डेवलप हो। वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है जब लोग आते हैं, तो हमारे लिए तो यही एक बड़ी जगह है कि अगर मणिनगर जो स्टेशन है वहाँ भीड़ भाड़ ओछी करनी है, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए वटवा स्टेशन डेवलप किया जाए। तो वहाँ से सीधा बाईपास होकर नारोल होके वो SG हाईवे तक, SG हाईवे जो रहने वाले हैं, CG रोड पे जाने वाले, उन लोगों के लिए बाईपास बन जाएगा, उसको सिटी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से वो लोग घर जा सकते हैं। मगर ये सरकार कोई सोच नहीं है कि वटवा का जो रेलवे स्टेशन है उसका उपयोग किया जाए। दूसरी बात, मैं वहाँ का जो स्मशान गृह है, वहाँ स्मशान गृह भी नहीं है, वहाँ बड़ी जो हॉस्पिटल होनी चाहिए गवर्नमेंट, वो भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो GIDC काम कर रही है, वटवा GIDC, ओडो GIDC, तो ये GIDC में अगर कोई भी कुछ होता है तो उसके लिए हमारा 4-5 किलोमीटर दूर फायर ब्रिगेड है, तो दूसरा LG हॉस्पिटल भी इतनी दूर पड़ जाती है। तात्कालिक सारवार के लिए कोई भी सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो मैं खुद अगर बनूँगा तो मैं हॉस्पिटल की भी व्यवस्था करूँगा। उनका जो वहाँ सिस्टम जो चल रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि हर एक जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसका सर्टिफिकेट देना उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं करते। वो लोग फायर सेफ्टी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी नहीं वेरिफिकेशन नहीं करते, और सब लोग गैरकायदेसर तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले भी एक ब्लास्ट हुआ जो 8 से 10 आदमियों का उसमें जान गई। तो इस तरीके से जो वहाँ वटवा में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसका परफेक्ट उनका बोलते हैं कि वेरिफिकेशन करके ही फैक्ट्री चलानी चाहिए, उसके लिए सर्टिफाई करें। तो ये सब बहुत सी समस्याएं हैं, अगर डीप में जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं धीरे धीरे ये काम कर भी रहा हूँ। रोड रास्ता टीपी के लिए भी मैं आंदोलन करता हूँ, और कहीं ना कहीं वटवा की जनता के साथ मेरा तालमेल अभी बन रहा है। अभी आपका अगला सवाल है कि अगर आप जनता के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप क्या चमत्कार कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि मैं चमत्कार तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं जनता का जो भी समस्या होगी वो समस्या का निवारण करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैंने पहले भी बताया कि वटवा का जहाँ मैं रहने वाला हूँ वो वार्ड के अंदर जो टीपी स्कीम जो है 88 जो डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 5-6 साल पहले जिन मकानों को तोड़ना था तोड़ दिया, रास्ता क्लियर कर दिया। मगर आज की तारीख में जो टीपी स्कीम डेवलप नहीं हो रही है, वो डेवलप करने के लिए भी मैंने मुहिम चलाई है। हमारे वटवा के अंदर 3 तालाब है, वो तीनों तालाब को डेवलप करने के लिए भी रमणीय स्थान बनाने की भी मैं कोशिश करूंगा, कि जिसकी वजह से कि जो भी परिवार वटवा में रहते हैं उसको कांकरिया जाना नहीं पड़े, और मेरे घर के पास उनको ही वो बाग बगीचे और तालाब के जो सौंदर्य है उसकी मजा ले। उस तरीके से कोशिश करना चाहता हूँ। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश एक ही है कि आप कहीं ना कहीं हिम्मत मत हारिए। आपको जो भी है उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद के लिए आप कार्य करते रहे, आप अवश्य सफल होंगे। कभी भी निराश नहीं होना है, आप काम करते रहिए। बस यही मेरी दर्शकों से विनती है। साथ साथ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने राम मनोहर लोहिया जी का नाम तो सुना होगा।
राम मनोहर लोहिया की एक विचारधारा है। वो कभी इलेक्शन नहीं जीते, मगर आज की तारीख में भी लोग वो विचारधारा को अनुसरते हैं। तो उनका इतना महत्व क्यों है वो भी आप समझिए। हमारा देश आज़ाद हुआ था तब चुनाव की शुरुआत थी, तो हमारे पहले वड़ा प्रधान बन चुके थे माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता इतनी थी कि भारत के कोने कोने में सब लोग उनको पहचानते थे। तो उनके सामने जब इलेक्शन दूसरी बार शुरू हुआ तो उनके सामने खड़े रहे थे राम मनोहर लोहिया जी। तो राम मनोहर लोहिया जी जब खड़े रहे इलेक्शन में कि भाई आप नेहरू जी के सामने क्यों खड़े हैं, आपको मालूम है कि नेहरू जी की लोकप्रियता क्या है और आप क्या है। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो 100% आप हारने वाले हैं। तो राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए सामने मुझे मालूम है कि चट्टान है, मगर मेरा काम चट्टान में तिरार डालने का है, वो मैं करके जाऊंगा। तो सभी दर्शक मित्रों को यही दिखाना चाहता हूँ कि आप काम करते रहिए, कभी भी हार मत मानिए। तो मैं कीम शाह, मिस्टर किरण कंसारा जी, जो अपने कीमती वक्त में से समय निकाल के हमारी चैनल में आए, उभरता गुजरात न्यूज़ के इसी कार्यक्रम जीना इसी को कहते हैं कार्यक्रम में आए और सारे सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ हमारे न्यूज़ चैनल उभरता गुजरात न्यूज़ की ओर से और उभरता गुजरात न्यूज़पेपर की ओर से, और उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ उनकी सफलता के लिए। और इस पल को यादगार बनाने के लिए मैं उनको एक मोमेंटो भी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो किरण कंसारा जी, ये एक मोमेंटो अवार्ड हमारी उभरता गुजरात न्यूज़ चैनल की ओर से और उभरता गुजरात न्यूज़पेपर की ओर से। तो अब हम आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे